डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन टाइप्स। डेटा सफिशिएंसी की एक टाइप है वैल्यू क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में हमें एक आंसर की वैल्यू मालूम करनी होती है और ये ख्याल रहे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और सेकंड ये कि कैलकुलेट करने की अमूमन ज़रूरत नहीं होती, हमने ये बताना होता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है या नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मच वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस इन जनवरी 2000। हमने कॉस्ट बतानी है डायमंड नेकलेस की इन जनवरी 2000। इन जनवरी स्टेटमेंट वन है, इन जनवरी 2010 द नेकलेस वाज वर्थ दिस। इसकी कीमत थी $10,000। कब? 2010 में। अब इससे 2000 की प्राइस कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इसलिए स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब आते हैं स्टेटमेंट टू के ऊपर। यहाँ पर दिया गया है ओवर द ईयर 2000 to 2010 द नेकलेस इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 10% ईच ईयर। क्योंकि 12 मंथ दिया गया है तो हम कहेंगे हर साल इसकी कीमत 10% बढ़ रही है। अब आप देखें कि 2000 से लेकर 2000 तक 10%, ये तो हमें रेट ऑफ ग्रोथ पता चल गया, लेकिन इसकी कोई एक वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए ताकि हम 10% उस पर अप्लाई कर सकें। तो हमें ज़रूरत होगी फर्स्ट स्टेटमेंट की, क्योंकि स्टेटमेंट टू सफिशेंट नहीं है आंसर देने की, यानी कि अलोन इससे आंसर मालूम नहीं किया जा सकता। इसी तरह स्टेटमेंट वन से भी अलोन आंसर मालूम नहीं किया जा सकता। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में मिलाते हैं। 2000 में हमारे पास प्राइस आती है या कॉस्ट आती है 10,000 और ये हर साल 10% बढ़ने के बाद हमारे पास आई है। तो आप ये देखें कि हम इक्वेशन के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि इसकी प्राइस ईयर 2000 में P थी, तो हर साल 10% बढ़ी, एक साल 10% बढ़ी तो इसकी कॉस्ट हो गई 10% इजाफा हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर 10%, तो हम इस ब्रैकेट से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, या सिंपली हम इसके ऊपर, क्योंकि ये 2000 से 2010 तक है तो हम यहाँ पर पावर 10 रख देते हैं ताकि ये 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। और स्टेटमेंट वन से हमें पता है कि इसकी 10 साल बाद प्राइस 10,000 थी। देखेंगे बेशक ये कम्प्लेक्स इक्वेशन है और इसे सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये हमें मालूम हो चुका है कि इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू 2000 जनवरी में मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है सी। इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, एक्स और वाई दोनों इंटीजर है, व्हाट इज द सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मालूम करना है, जबकि एक्स और वाई इंटीजर्स हैं। हमें ये नहीं बताया गया कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, सिर्फ इंटीजर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब स्टेटमेंट वन, एक्स इज इक्वल टू 4, ओके। अगर हम एक्स इज इक्वल टू 4 यहाँ डाल देते हैं तो वाई की वैल्यू फिर नहीं मालूम, इसलिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं बता सकते। स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। फिर आते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इस स्टेटमेंट से, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट से, हमें पता चलता है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अगेन ये स्टेटमेंट हमें आंसर देने के काबिल नहीं है, क्योंकि इससे दो आंसर आते हैं, प्लस बी और माइनस बी। तो इस तरह से हमें स्टेटमेंट टू से इसका आंसर नहीं मिलता। स्टेटमेंट टू भी इनसफिशिएंट है आंसर देने में। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। x इज इक्वल टू 4, x की जगह मैं 4 रख देता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब आप देखें कि अगर हम सेकंड स्टेटमेंट से लें +4 या -4, दोनों सूरतों में y स्क्वायर सेम आएगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और +4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस में से जो मर्जी रख दें, उसका जब स्क्वायर लेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब है हमारे पास आंसर होगा 16 + 16
इज इक्वल टू 32, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसका आंसर दे सकते हैं जब दोनों स्टेटमेंट्स को मिला लिया जाए। इसलिए क्योंकि इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट्स के मिलाने से आता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर है सी। वट इज़ द प्रॉफिट ऑन 20 बॉक्सेस ऑफ बाथ सोप? 20 बॉक्सेस के ऊपर प्रॉफिट बताना है। स्टेटमेंट 1, ईच बॉक्स कंटेन 12 केक्स ऑफ सोप। 12 हैं विद अ टोटल वेट, और वेट बताया गया है। इससे हमें प्रॉफिट नहीं मालूम हो सकता क्योंकि ये तादाद है और उनका वेट है। इस लिहाज से स्टेटमेंट 1 जो है वो इनसफिशेंट है। स्टेटमेंट 2, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग 1000 बॉक्सेस ऑफ सोप इज दिस। 1000 बॉक्स की कॉस्ट और पैकेजिंग वगैरह बताई हुई है। पैकेजिंग की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताई गई है, जबकि हमने प्रॉफिट बताना है। पहली स्टेटमेंट सिर्फ वेट वगैरह की इंफॉर्मेशन देती है और तादाद बताती है, दूसरी स्टेटमेंट हमें उसकी कॉस्ट बताती है। तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? अगर हम इन दोनों को मिला भी लें तब भी हमारे पास इसका आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास इसकी प्रॉफिट की डिटेल नहीं है कि सेल कितने की हुई। क्योंकि यहाँ से हमें कॉस्ट पता लगती है 1000 बॉक्सेस की, तो हम हर बॉक्स में 12 केक्स हैं, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करके टोटल तादाद आ जाएगी। वेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने डायरेक्ट हमें 1000 बॉक्सेस बता दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ से प्रॉफिट का नहीं पता चलता, क्योंकि ये सिर्फ कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है ई। दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बावजूद भी आंसर नहीं आता, और अलोन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 भी आंसर नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इज 2 लाख वोटर हैं। हाउ मैनी एलिजिबल वोटर्स वोटेड? इनमें से कितने एलिजिबल वोटर्स ने वोट किया? स्टेटमेंट 1 बताती है कि 57% ऑफ द एलिजिबल मैन वोटेड। एलिजिबल मैन, अब हमें मैन की तादाद नहीं पता, तो हम किस नंबर की, यानी कि मैन की तादाद कितनी है जिसका 57% ने वोट दिया। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो इनसफिशिएंट है। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, 91,200 मैन वोटेड, क्योंकि ऊपर हमें दिया गया है एलिजिबल वोटर इतने हैं, हाउ मैनी एलिजिबल वोटर्स वोटेड, जबकि यहाँ पर टोटल मैन की तादाद बताई गई है। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 भी इनसफिशिएंट है आंसर देने के लिए। अगर हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो हमें पता लगता है कि मैन की तादाद इतनी थी, उसमें से 57% ने वोट दिया, क्योंकि वोट देने वाले सिर्फ एलिजिबल थे। नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इतने हैं। अब इसमें से कितने एलिजिबल वोटर्स हैं ये तादाद हमें नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैन हैं और यहाँ पर है एलिजिबल मैन। तो इसका मतलब है इसमें हमें नहीं मालूम कि एलिजिबल मैन कितने हैं, और अगर ये मालूम हो भी जाए तो भी हमें वुमेन की तादाद का नहीं पता। इसलिए हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 इनसफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 भी इनसफिशिएंट है, और दोनों को मिला लिया जाए तब भी इनसफिशिएंसी रहती है। इसलिए इसका आंसर है ई ऑप्शन। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि x एंड y आर इंटीजर्स। व्हाट इज x माइनस वाई? एक्स वाई इंटीजर है और x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ से हम किसी भी तरह से x माइनस वाई मालूम नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इनसफिशिएंट है। फिर हम आते हैं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। अगर हम इस स्टेटमेंट को अलोन देखें तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हैं और हम आंसर नहीं बता सकते कि आंसर क्या आएगा, x और माइनस वाई के। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला लेते हैं तो एक जनरल रूल ये है कि ये स्टेटमेंट हमें बताती है x और y, यानी कि 2 वेरिएबल हैं। इसमें भी 2 वेरिएबल हैं। अगर 2 वेरिएबल हों तो 2 इक्वेशन सफिशिएंट होती हैं किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यानी कि अगर 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन हैं तो दोनों वेरिएबल की बारी बारी वैल्यू मालूम हो सकती है, और वैल्यू मालूम करने के बाद हम x माइनस वाई भी मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन पर गौर करें
तो इसमें से देखें कि इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। और ये इक्वेशन सेम टू सेम वन इक्वेशन है पहले वाली। इसका मतलब है ये दो इक्वेशन है ही नहीं, ये सेम इक्वेशन है। इसलिए हम कहेंगे कि x और y की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। अगर ये दो इक्वेशन होती तो यकीनन x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आती। अब ये तो एक इक्वेशन है और वेरिएबल दो हैं, इसलिए इसका आंसर निकालना मुमकिन नहीं है। हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 2 अलोन भी इनसफिशिएंट है, और अगर दोनों को मिला लिया जाए तब भी इनसफिशिएंसी रहती है, इसलिए आंसर है ई। ए डी एंड एल अर्न टोटल सैलरीज 75,000, ये इनका टोटल है, यानी कि ए की सैलरी प्लस डी की सैलरी प्लस एल की सैलरी है 75,000। हमने एल की सैलरी बतानी है, जबकि ये तीनों की मिलाकर दी गई है। स्टेटमेंट 1, डी सैलरी इज 125% ऑफ ए। अब इससे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये रिलेशनशिप है डी और ए का, जबकि जो टोटल सैलरी दी गई है उसमें तीनों की सैलरी शामिल है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। फिर आते हैं एल सैलरी इज 120% ऑफ डी सैलरी। यहाँ पर भी एल और डी का रिलेशन है, ए इसमें भी नहीं मौजूद, इसलिए हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 2 इज इनसफिशिएंट। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला लें तो आप देखें कि पहली स्टेटमेंट हमें बताती है डी इज इक्वल टू 1.25, यानी कि 125% ऑफ ए, और स्टेटमेंट 2 हमें बताती है एल इज इक्वल टू 1.2 ऑफ डी। अब अगर हम इसमें तमाम वैल्यूज डालें तो हमने बतानी है एल की सैलरी, तो हम एल को छोड़ देते हैं और बाकी तमाम वैल्यूज को एल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से डी की वैल्यू निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एल ओवर 1.2। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये एल तो ऐसा कैसा रहेगा, डी की जगह आ गया एल ओवर 1.2। फिर ए को कैलकुलेट करें तो ए यहाँ से आता है डी ओवर 1.25, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की जगह पर, और अगेन डी की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से डी की वैल्यू उठाकर इसमें डाल देते हैं, तो ए और एल का रिलेशनशिप आ जाएगा। ये था 1.25 नीचे था, और अब यहाँ पर अगेन ये आ गया, तो ये बन गया एल इंटू 1.2। ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं एल ओवर 1.25 इंटू 1.2। तो आप ये देखें कि ये तीनों एल है, सिंगल वेरिएबल में ये टोटल इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ से एल की वैल्यू मालूम करना मुमकिन है, क्योंकि ये सॉल्व होगी और एल की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर आंसर निकालना मुमकिन है, और आंसर होगा सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? जबकि x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 दिया गया स्टेटमेंट 1 में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ से y की वैल्यू मालूम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x भी अननोन है, इसलिए पहली स्टेटमेंट इनसफिशिएंट है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ से भी आप y की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि x अननोन है। लेकिन अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में मिला लें तो आप ये देखें कि यहाँ से मैं x की वैल्यू लेता हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करके, कि x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, और ये x की वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ, तो ये बन जाएगी 3 इंटू 7 माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर x की वैल्यू ये आ गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, 21 माइनस 6y माइनस y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू
9 माइनस 21। तो आप ये देखें कि यहाँ से y की वैल्यू मालूम करना मुमकिन है। -7y इज इक्वल टू 21 में से 9 माइनस करें तो आ गया आपके पास 12 -12 एंड y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 12/7। देखें कि y की वैल्यू मुमकिन है। वो तो हमें यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि दो इक्वेशन दी गई हैं और दो वेरिएबल हैं, तो इसमें से वैल्यू निकालना मुमकिन है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर है सी। What part of the distance from New York to Paris does the Boeing 707 travel in 1¼ hours? सवा घंटे में कितना पार्ट कवर होता है डिस्टेंस का फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पेरिस? स्टेटमेंट 1 है बोइंग 707 ट्रेवल एट 750 माइल्स पर आवर। अब आप देखेंगे यहाँ से अगर हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करें, क्योंकि टाइम ये दिया गया है 1/4 और स्पीड ये दी गई है, इससे स्पीड हमारे पास है 750। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस मालूम किया जा सकता है। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जो इसने 1¼ आवर में ट्रैवल किया। और जबकि हमसे पूछा जा रहा है पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कहाँ पर है? टोटल डिस्टेंस तो नहीं दिया गया, इसलिए हम पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो वो डिस्टेंस आएगा जो इसने इतने घंटे में ट्रैवल किया। यानी कि अगर मैं इसे इस तरह से ड्रा करूं कि ये न्यूयॉर्क है और ये पेरिस है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस ये है और ये 1/4 आवर है लास्ट में। तो जो डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट होगा वो तो ये है। ये टोटल का कितना पार्ट है तो टोटल नहीं मालूम, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनसफिशिएंट टू गिव द आंसर। अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। बोइंग 707 ट्रेवल फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पेरिस इन 3.5 आवर्स। अब उसने हमें टोटल टाइम बताया है कि वो टोटल टाइम इतने घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाता है। अब अगर हम टाइम की रेशो ले लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो क्या पार्ट होगा। ये टोटल है और ये पार्ट है, यानी कि पार्ट ओवर होल करें तो हो जाएगा 1/4/3.5। तो ये जो आंसर आएगा ये हमें पार्ट बताएगा न्यूयॉर्क टू पेरिस जितना टोटल है उसका 1/4 आवर में कितना पार्ट कवर होता है। हमने पार्ट बताना है, वैल्यू नहीं बतानी। इसलिए दोनों स्टेटमेंट से नहीं बल्कि स्टेटमेंट बी से यानी कि स्टेटमेंट 2 से इसका आंसर मालूम करना मुमकिन है। So the answer is B. Find the fifth consecutive odd number if the first number is a positive odd integer. हमने फिफ्थ नंबर बताना है जबकि फर्स्ट नंबर पॉजिटिव ऑड नंबर है, यानी कि अगर पहला नंबर ऑड है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? x+2, उसके बाद नेक्स्ट x+4, फिर x+6 और ये फिफ्थ नंबर x+8 होगा। क्योंकि अगर ये ऑड नंबर है तो नेक्स्ट ऑड नंबर में 2 का फर्क होता है। जैसे आप देखें 3 और 5, 7 ये ऑड नंबर हैं, तो 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, फिर 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है। तो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस आता है। इसलिए अगर फर्स्ट नंबर ऑड नंबर है तो नेक्स्ट नंबर होगा x+2, उसके बाद x+4, 2 का डिफरेंस आप देखेंगे हमने डाल दिया, तो इसलिए ये सारे कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हो गए और ये तादाद में 5 है। अब हमने इसमें से बताना है फिफ्थ नंबर, यानी कि x+8 की वैल्यू बतानी है। तो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर इज 26। फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर इज 26। देखें कि यहां से आपके पास x की वैल्यू आ सकती है। जो x की वैल्यू आएगी उसमें जब हम ऐड करेंगे तो फिफ्थ नंबर भी आपको मालूम हो जाएगा। x मालूम होने का मतलब x+8 भी मालूम हो जाएगा। इट्स मीन स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू 143।
अब इक्वेशन आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आएंगे, तो दो आंसर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमने सिर्फ एक आंसर बताना होता है। इसलिए हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, बट दिस स्टेटमेंट 1 is sufficient. So the correct answer of this question is A. What is the value of x plus y? x minus y is 6, स्टेटमेंट 1। यहाँ से हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है। ये x माइनस वाई को हम x प्लस वाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब स्टेटमेंट 2 को देखें तो यहाँ से भी दो वेरिएबल हैं, तो आप दोनों की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। अब हम स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। स्टेटमेंट 2 है माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। इसमें से आप 2 कॉमन ले लें, यानी कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। अब अगेन आप ये देखें कि ये इक्वेशन, इसके अंदर माइनस एक्स मौजूद है, इसलिए एक्स प्लस वाई नहीं मालूम हो सकता। अब हम ट्राई करते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों को, क्योंकि स्टेटमेंट 1 भी इनसफिशिएंट है और स्टेटमेंट 2 भी इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। दोनों स्टेटमेंट को अगर मिला लिया जाए तो आपके पास सिचुएशन बनती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से आंसर निकालना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है ई।